नेहरू खुद कम्युनिस्ट नहीं थे, वो लेफ्टिस्ट थे, लेकिन उनका कम्युनिज्म के प्रति बहुत झुकाव था। पारसीज आए 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, जब ईरान पे इस्लाम का अटैक हुआ था। वो आज तक याद करते हैं कहाँ आए, पहली बार कहाँ रुके, कैसे वो बचे। हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी टिल 15th century AD यूरोप से आगे थी, बहुत आगे थी। फॉर द सेक ऑफ आई डोंट नो इवन व्हाट why they have been projected as such heroes. एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी मुगल्स में दिखाई गई हमें, और जताई गई और बताई गई कि उनका खाना, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके कपड़े, उनका अंदाज, सब कुछ इज फैंटासाइज्ड इज द वर्ड। ये सही बोला। यू नो पिछले कुछ साल, मतलब जो भी बोलो, जो भी प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस रहे, एक जो गैंग बोलो, उन्होंने कभी भी इस मुगल एम्पायर की नेगेटिव्स को आगे दिखाया ही नहीं। क्यों उनकी किलिंग्स छुपाई गई? तो ब्रिटिशर्स हैं, डिड दे गेट इंडिया फ्रॉम द मुगल्स और द मराठास? 1703-4 से लेके 1755 तक एक बार भी मराठा हारे नहीं थे फिर अंग्रेजों से वाटर में। अच्छा। ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज ये दोनों नेवी साथ आए लड़ने के लिए, तभी ये नहीं हारे। उत्पल कुमार जी, एमिनेंट हिस्टोरियंस, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि इज़ अ कैंडिड टेक ऑन एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑल्सो। पिछले 10 सालों में करीबन जो ये हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने की बात आई है, ये और ज़्यादा ओपनली होने लग गई है। इट्स पार्ट ऑफ द पब्लिक नॉलेज की हमारी ऐसी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करी गई थी जिसके बारे में बताया नहीं गया था, पढ़ाया नहीं गया था। पहले ये जो बात है ये नीची स्तर पे रहती थी या बातों बातों में बह जाती थी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, लेकिन अब ओपनली इसके बारे में बात होती है। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा एक्चुअली, क्योंकि कोई भी पब्लिक अगर ये चीज़ देख रही हो, या मैं भी अगर एज अ पब्लिक सोचूं, तो यही बोला जाएगा कि यार कोई इंडियन अपनी ही कंट्री की हिस्ट्री डिस्टॉर्ट क्यों करेगा? एज अ ट्रू पेट्रियट, जो कि वर्ड यूज करते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है देशभक्त या नेशनलिस्ट वर्ड से, तो एज पेट्रियट वर्ड अगर मैं यूज करूँ, कोई भी क्यों अपनी ही देश की हिस्ट्री को इस तरीके से डिस्टॉर्ट करना चाहेगा कि आज तक हम उसके इम्पैक्ट झेल रहे हैं? तो पहले आप मेरे को ये बात बताइए कि क्यों ऐसा करा गया, अगर करा गया तो। देखिए, भारत का जो इतिहास था, डिस्टॉर्शन तो जो ब्रिटिश थे तब से शुरू हुआ, और उस समय का मैं इसलिए बहुत उनके लिए, मेरे लिए बहुत अनादर नहीं है, क्योंकि वो जब अंग्रेज करते थे या यूरोपियंस करते थे तो इस सोच में करते थे कि उनका जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और वेस्टर्न कल्चर है वो सुपीरियर है। वो भारत आए हैं सिविलाइजिंग रेस बन के, ये हमको सिविलाइज करेंगे, ये उनका मोटो ये था। तो इसलिए वो तो ऐसा प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते कि भारत ही क्रेडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन है। लेकिन रियल प्रॉब्लम मेरा वही क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज पोस्ट 1940, प्री 1947 अभी हम आएंगे। अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ पोस्ट 1947। पोस्ट में ही वही आ रहा था। पोस्ट में क्या हुआ, आज़ादी के बाद एक पर्टिकुलर विचारधारा जो कि कम्युनिज्म को अपना सर्वा मानती है, मार्क्सिज्म को, वो इंटेलेक्चुअली बहुत डोमिनेंट हुई, और उसकी शुरुआत नेहरू के समय से हुई। नेहरू खुद कम्युनिस्ट नहीं थे, वो लेफ्टिस्ट थे, लेकिन उनका कम्युनिज्म के प्रति बहुत झुकाव था। वो इनफैक्ट जब वो स्टालिन वाले के रशिया में गए थे तो वो इतने चार्म्ड हो गए कि मतलब पूछिए मत। सो उस फेज में उनकी जो विचारधारा थी वो लेफ्टिज्म की ज़्यादा करीब थी। तो यदि लेफ्टिज्म या कम्युनिज्म का आप जो विचारधारा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें ट्रेडिशंस की, स्पेशली सनातन ट्रेडिशन और हमारे से कल्चर जो डेप्थ है उसकी बहुत जगह बसती नहीं है। तो आप यदि कम्युनिस्ट होते हैं तो आपके लिए जो प्राइमरी इनेमी होगा वो हमारा जो हिंदू सिविलाइजेशन, सनातन सिविलाइजेशन वैल्यूज होंगे। क्योंकि जब तक आप इस रूट से जुड़े होंगे आप लेफ्टिस्ट नहीं बन सकते। आप कास्ट वार और क्लास वार पे आप जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे में वार का जगह नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। हमारे में डायलॉग का और डेलिब्रेशन का जगह होता है, और वो वार की बात करते हैं। और जब आप कम्युनिस्ट होते हो ना, तो कम्युनिस्ट आप हिस्टोरियन बाद में होते हो, पहले आप एक्टिविस्ट होते हो, और ये बात हम भूल जाते हैं। जैसे रोमिला थापर हो गई, आर.एस. शर्मा हो गए, और जितने भी डी.एन. झा हो गए, दे ऑलवेज बिहेव्ड एंड एक्टेड लाइक एन एक्टिविस्ट। उनके लिए कॉज ये था कि मैं इतिहास लिख रहा हूँ
बट इतिहास इसलिए लिख रहा हूँ कि इससे कम्युनिज्म को मैं आगे बढ़ा पाऊँ। इससे इतिहास आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इतिहास आगे बढ़ता तो फिर वो जदुनाथ सरकार को अपना हीरो बना लेते। जदुनाथ सरकार की हिस्टोग्राफी ऐसी थी कि वो मराठा पे लिखते थे तो मराठा लोग दुखी हो जाते थे, और बंगाल पे लिखते थे तो बंगाली दुखी हो जाते थे, क्योंकि वो बोलते थे जो फैक्ट है फैक्ट इज सैक्रोसेंट फॉर हिम। तो वो तो उनको गालियाँ देते थे, उनको कम्युनल का वो गॉड बोलते थे। डी.एन. झा का एक टर्म है कि ही इज द गॉड ऑफ कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी जदुनाथ सरकार के बारे में। तो बेसिकली इनका जो, और कम्युनिज्म का एक और खास है, कम्युनिज्म चाहे जितना भी अपने एक आवरण ढक ले अपने आप को कि मैं सोशल काम कर रहा हूँ, मैं गरीबों के लिए कर रहा हूँ, द अल्टीमेट गोल ही, जो आप कम्युनिस्ट लिटरेचर पढ़ेंगे, द अल्टीमेट गोल है कि देश की पावर पे कैप्चर करना। वो उनका वही है कि जब तक पावर अपने हाथ में नहीं आएगी, और दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू विद हिस्ट्री, जो भी एक फैक्ट है जो हम खुद देख सकते हैं हिस्ट्री में कि हर कम्युनिस्ट कंट्री में ऐसा ही हुआ है, वही है। और दे ट्राइड डूइंग विद इंडिया, और भारत में उनको बस एक ही खतरा महसूस हुआ, और एक ही चीज जो उन्हें रोक रहा था, वो भारत का जो सांस्कृतिक जो डेप्थ है, जो सिविलाइजेशनल जो उसका जो रिचनेस है, और ट्रेडिशन के प्रति जो एक यानी जो रिचनेस है, वो रोक रहा था। और इसीलिए आप देखिए कि आप कम्युनिज्म ने हमारे ट्रेडिशन को सिर्फ हिस्ट्री के थ्रू ही अटैक नहीं किया। फिल्मों में आप देखिए, फिल्मों के मुख्य पात्र 50s 60s 70s में या तो एक ब्राह्मण होगा टीका लगाए हुए, बिल्कुल, यानी उनको टीका लगा के दिखाया जाता था कि देखिए आप कंफ्यूज ना हो, ये ब्राह्मण ही है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण was someone who carried this tradition forward. So they targeted him. Yes, they targeted. उनका टारगेट ये था कि इस ट्रेडिशन को टारगेट करना। और हिस्टोरियंस थे, इसलिए मैं हिस्टोरियन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका काम हिस्ट्री लिखना था ही नहीं, उनका काम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आगे करना था, और वही वो कर रहे थे। और इसी क्रम में उन्होंने इतिहास लिखा, और इतिहास इसीलिए एंटी भारत है, भारत के खिलाफ है। आप देखेंगे हर एक चीज़ों में उनके इतिहास में दिखता है कि भारत में कुछ अच्छा नहीं था। उनके इतिहास में दिखेगा कि सब लोग बाहर से ही आए हैं, इतनी रिच यहाँ की धरती है, इतना अच्छा यहाँ का मतलब यहाँ जो मेरे कुछ फॉरेनर मित्र आते हैं, बाहर से आते हैं, तो बोलते हैं कि इंडिया के हर एक कॉर्नर में कहीं स्विट्जरलैंड मिल जाता है, तो कहीं अफ्रीका मिल जाता है। और फिर लेकिन हमारे हिस्टोरी की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, सब तो सेंट्रल एशिया से कोई आया है, तो कोई अरबिया से आया है, इंडिया में कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। इनफैक्ट इवन जो हमारे द्रविडियन थे, अकॉर्डिंग टू देयर, द्रविडियन आल्सो केम फ्रॉम आउटसाइड। पहले द्रविडियन आए और उन्होंने यहाँ के जो ट्राइबल थे उनको मार के भगाया, फिर आर्यन आया, उन्होंने द्रविडियन को भगाया, एंड विदाउट ए सिंगल एविडेंस। एक एविडेंस नहीं है, न लिटरेरी, न आर्कियोलॉजिकल, न साइंटिफिक। तो पॉलिटिकल पेट्रनेज मिली इन लोगों को फ्रॉम, प्लस उसके अलावा इनका एक अल्टीमेट मोटिव भी था, जैसे आप कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट इज अ हिस्टोरियन लेटर एंड अ एक्टिविस्ट फर्स्ट। तो अपना एक्टिविज्म झाड़ने के चक्कर में ये सब रास्ते पे निकल गए। उनके साथ एक और फायदा क्या हुआ अकेली, कि नेहरू की आइडियोलॉजिकल लीडिंग थी, इंदिरा गांधी की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। इंदिरा गांधी शुरुआत लेफ्ट से की थी, और जब सेकेंड टर्म 80s में आई तो वो हिंदू बन गई। बिल्कुल। और उनकी कोई आइडियोलॉजिकल मोड़िंग से उनको क्रिटिसाइज भी इसलिए किया था, उनको आइडियोलॉजिकल मोड़िंग, उनका तो शाम दाम दंड भेद, पावर चाहिए। तो लेट 60s में क्या था ना कि इंदिरा गांधी सरकार की कमजोर थी, दे नीडेड सपोर्ट, तो कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया था। एग्जैक्टली। तो वो सपोर्ट के बार्गेन में इन्होंने क्या मांगा कि मुझे सारे इंस्टीट्यूशन मुझे दे दो, और उन्होंने कैप्चर किया। और वो कैप्चर का नुकसान ये हुआ कि अगले 30 साल तक 40 साल तक उन्होंने किसी को घुसने नहीं दिया। आज जैसे मैं रमीला थापर से मिला था आज से 8 साल पहले, तो उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा, मैंने बोला कि राइट विंग हिस्टोरियन, बट वेयर इज राइट विंग हिस्टोरियन। तो मैंने उससे सवाल मैंने पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मुस्कुराई वो। मैं बोला कि बट उन्हें राइट विंग हिस्टोरियन के लिए इकोसिस्टम भी तो होता है, वो जॉब कहाँ करते हैं, वेयर वाज जॉब फॉर देम। तो वो हंसने लगी, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट हाँ वो इस तरह का उन्होंने वो बन गया। अभी आपने आर्यंस की बात करी, ये भी बहुत एक ऐसा टॉपिक है विच डज सो मेनी राउंड्स ऑन द मीडिया, यूट्यूब, एवरीवेयर, इवन बुक्स। मैं खुद काफ़ी रुचि रखता हूँ इस टॉपिक में। मैंने एक वीडियो देखी थी, फिर आप आगे एक्सप्लेन करिएगा इस मिथ को अगर आप बस्ट करेंगे मेरे लिए। मैंने वो वीडियो देखी थी अभिजीत चावड़ा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड की 2 बड़ी मूवमेंट्स हुई थी शुरुआत में, पहली अफ्रीका से हुई थी और दूसरी इंडिया से हुई थी। एंड दिस इज फैक्चुअली एंड साइंटिफिकली एंड इसका DNA में भी टेस्ट करके ये रिपोर्ट पूरी निकली थी। लेकिन जो हमारे
एमिनेंट जो भी मतलब हिस्टोरियंस है उनका अलग ही कहना था कि आर्यंस बाहर से आए थे, दूसरे देश से आए थे और नॉर्थ इंडिया में आके बसे। तो क्या मिथ है, अगर आप ये बस्ट करना चाहेंगे तो? जो चारों साहब बोल रहे थे वो बहुत पुरानी बात है, वो उस समय की बात है जबकि हम मतलब जंगलों में रहा करते थे। तो अफ्रीका से और इंडिया से वाली बात थी, पर मैं उतनी दूर नहीं जाता हूँ। वैसे तो फिर ये होगी, हो सकता है हम मार्स से ही आए हों। सही बात, अल्टीमेटली वी नेवर नो। या सो वो उतने पीछे जाने की जरूरत नहीं है हमें। उस समय तक जानी चाहिए जब हमारी रिटर्न हिस्ट्री हो, या जहाँ तक हमारी इतिहास की एक समझ हो। और हमारी समझ आप देखिए वैदिक पीरियड से आती है। वेदास हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वहाँ से हम लेते हैं, तो वहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं। और वेद में आप देखिए कहीं भी एक भी वर्णन नहीं है कि हम बाहर से आए हैं। वेद में, या इनफैक्ट वेद छोड़िए, भारत के एक भी जो हमारी ग्रंथ है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, कहीं भी उपनिषद हो, कहीं भी मैं बड़े रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ, कहीं भी एक बार भी नहीं है कि हम बाहर से आए। और ये अपने आप में एक अजूबा है। विश्व में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, समाज हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, यदि वो एक बार भी कहीं से इधर से उधर हिले हैं ना, तो उनकी मेमोरी जो हमेशा हमेशा रहता है। दे रिस्पेक्ट, दे प्रिजर्व इट, वो बचा करते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी है। पारसीज आए 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, जब ईरान पे इस्लाम का अटैक हुआ था। वो आज तक याद करते हैं कहाँ आए, पहली बार कहाँ रुके, कैसे वो बचे। और सिमिलरली अक्रॉस द वर्ल्ड, इनफैक्ट इंकास सिविलाइजेशन में बहुत डीपली आजकल साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन प्री यूरोपियन इन्वेजन के पहले का मैं पढ़ता हूँ। अब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। उनकी जो मिथोलॉजी में भी है कि वो उनकी जन्मभूमि नहीं है, वो कहीं और से आए हैं। भारत की एक लौती ऐसी है कहानी जिसमें हमारी हर एक टेक्स्ट यही बोलता है कि यही हमारी जन्मभूमि भी है और यही हमारी कर्मभूमि भी है। इनफैक्ट यदि आप वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद में और पुराणों में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। उसमें 10 राजा मिलके, सुदास करके एक राजा है, भरत कुल के राजा थे वो, उनसे युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद क्या होता है, जो 10 राजा हार जाते हैं, और 10 राजाओं में वो 10 कुल होते हैं, डिफरेंट किंगडम्स। उसमें से कुछ किंगडम्स भारत छोड़ के बाहर चले जाते हैं, सेंट्रल एशिया चले जाते हैं। अच्छा, तो हम आउट ऑफ इंडिया, तो हमारे यहाँ आउट ऑफ इंडिया का माइग्रेशन है, इंडिया में आने का नहीं है। और इसके अलावा भी ये बात तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ये आर्यन इन्वेजन और माइग्रेशन थ्योरी है, आप कॉमन सेंस से ही देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बड़ा बकवास है, बहुत बड़ा मीथ है। किसी आदमी ने मतलब कुछ अफीम खा के शायद वो किया होगा। अब देखिए, जैसे सिंपल है लैंग्वेज, फॉर इंस्टेंस, जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज नहीं बदलता है। आप धर्म बदल लीजिए, लैंग्वेज रहता है। बिल्कुल। ईरान का अपना लैंग्वेज अभी भी है, धर्म बदल गया ना, ईरान है। आप पाकिस्तान में अभी पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी पार्ट है। लैंग्वेज इज द मोस्ट पावरफुल बाइंडिंग फोर्स। बट आर्यन इन्वेजन थ्योरी में लैंग्वेज सबसे कमजोर कड़ी निकल जाता है उनके लिए। वो बोलते हैं कि जो वैदिक आर्यंस हैं वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, नोमेड्स हैं। अच्छा, तो वो हैं एकदम अनपढ़ नवार, वो कुछ नहीं कर सकते, वो बस लड़ना जानते हैं जी। और वो इंडिया आते हैं, जब वो उनको एक बहुत सिविलाइजेशन मिलती है हड़प्पा की। वो एक्चुअली बहुत इतनी सिविलाइज है कि 250 साल बाद, 2500 साल बाद जिस तरह का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्रिएट हो पाया था वेस्ट में, ग्रीस में, जो ऑलरेडी उस टाइम था। टाउन प्लानिंग में बात कर रहा हूँ, इतनी आगे थे वो। और ये जंगली लोग वहाँ आते हैं और इतने सिविलाइजेशन के लोग उनकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना लड़े हुए। और वो इतने कम संख्या में आते। पहले बोलते हैं इन्वेजन का कोई जब साक्ष्य नहीं मिलता है तो बोलते हैं नहीं, इन्वेजन नहीं हुआ था, क्योंकि उसके लिए फिर फैक्ट्स तो नहीं मिले। तो उन्होंने बोला माइग्रेशन हुआ, और उन्होंने माइग्रेशन भी वो बोलते हैं इतना कम हुआ, 10 लोग आए, अखिल 4-5 लोग मिल के आए, और ये 4-5 लोग ही मिलके ना लैंग्वेज बदल दिया है हड़प्पन लोग का, और वे ऑफ लाइफ बदल दिया, और पूरा कैप्चर कर लिया। सो आप देखिए तो फैक्चुअली नहीं बैठती है, ये कॉमन सेंस पे नहीं आती है, इट्स नॉट इवन कॉमन सेंसिकल नहीं है। और तो ये हो गया। इसमें आपने एक चीज और बोली कि हड़प्पन एंड वैदिक सिविलाइजेशन आर वन एंड द सेम। यस। आप 2 मिनट के लिए अपने दिमाग बंद करें और देखें कि अच्छा, आप वैदिक सिविलाइजेशन को आप रूरल सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, रूरल बोलते हैं। और जबकि वहाँ गलतियाँ इतनी हैं कि आप लोग पढ़ता नहीं है ना। ऋग्वेद में 1000 पिलर का बिल्डिंग का वर्णन है, और इतना डिटेल वर्णन है कि बिना वो बने आप वर्णन कर नहीं सकते हो, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में है।
तो फिर वो रूरल कहाँ से हुआ? वो तो बहुत मॉडर्न हुआ। यस, ऋग्वेद में ओशियन का वर्णन है, सी ट्रेड का वर्णन है, तो वो कैसे नॉमेड्स हो गए? लेकिन वो तो सेलेक्टिवली कोट करना होता है ना। जैसे मान लिए ऋग्वेद में नमक का वर्णन, हमारे हिस्टोरियन ने कहा था ऋग्वेद में नमक का वर्णन नहीं है, तो वो बोलता है वैदिक लोग नमक नहीं खाते थे। अरे भाई, वो ऋग्वेद कोई कुक बुक थोड़ी थी यार, इट वाज नॉट ए कुक बुक, बट देन वर्णन नहीं था भाई। अभी कैसे होगा? कुक बुक में भगवान शिव का वर्णन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे भगवान शिव उस एरा में भगवान शिव नहीं थे भाई, क्योंकि वहाँ वर्णन नहीं है। सो देयर लॉजिक समटाइम कैन बी एज फनी एज दैट। बट ऑन ए सीरियस नोट, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे मितानी राजा थे सेंट्रल एशिया में, वो आर्कियोलॉजिकली मिला है। उनके वो रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसमें उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था दूसरे राजा से। उसमें दे इन्वोक्ड, आप किसी का आप नाम लेके आप साइन करते हो कि हाँ भाई मैं उनका शपथ लेके बोलता हूँ। तो शपथ लिया था, उसमें उन्होंने मित्र का, वरुण का, इंद्र का, और ये 14वीं शताब्दी BC, 14th सेंचुरी BC का वो रिकॉर्ड है। अच्छा, वो फैक्चुअल है, वो आप गलत, वो तो लिखा हुआ भाई, इंस्क्रिप्शन है वो। तो उसके हिसाब से उस समय वहाँ वैदिक कल्चर थी सेंट्रल एशिया में। मितानी, उनको मितानी बोलते हैं, वो तुर्की के पास है एरिया। ओके। तो अब हमारे जो हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये लोग अभी आ ही रहे थे। सो 1400 था ना, 200 साल में इंडिया पहुंच जाएंगे, 1200 में पहुंचे होंगे। थोड़ा ट्रेन लेट हुई, 1500 नहीं पहुंचे, 1200 में पहुंचे होंगे। अब नया रिसर्च जो बोलता है, ये रिसर्च हो गया बहुत समय से, लोग बात नहीं करते, कि जो मितानी, जो वहाँ जो लैंग्वेज यूज किया गया है, यदि ये सही बोला है तो वो लैंग्वेज ऋग्वेदिक पीरियड, प्री ऋग्वेदिक पीरियड से क्लोजर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो तो प्री हो गए, वो लेटर ऋग्वेदिक पीरियड से मैच करता है लैंग्वेज से। सो व्हाट डज दिस मीन? ये यहाँ से गया। सो ये मतलब अब नया इनके पास एक टुटका आया हुआ है, वो जेनेटिक्स का बड़ा बात करते हैं। ये अर्ली इंडियन से बुक भी आई, उसके बाद से लोग बहुत जम मर रहे हैं। अब जेनेटिक्स इतना वो है कि उसमें 10 रिसर्च हुए हैं जी। उसमें 2 रिसर्च बोलता है कि हाँ जी लग रहा है बाहर से आए हैं, वो लग रहा पे बोलते हैं मे बी, परंतु किंतु मैं 5 और साइड कर दूंगा जो बोल रहा है कि नहीं भाई 10 साल में यहाँ कोई आया ही नहीं है, सब यहीं के हैं। सो मतलब माय पॉइंट इज कि कॉमन सेंसिकल वैल्यू में देखेंगे तो कॉमन सेंस से देखा जाए तो कोई नहीं। एंड फाइनली सरस्वती का जो डिस्कवरी हुआ है, वो बोलता है कि 1900 BC में सरस्वती सूख गई थी। तो फिर उसके बाद आर्यन कैसे आ गए? सरस्वती उनकी सबसे प्रमुख नदी थी। हाँ बिल्कुल। सो मतलब ऐसा कोई ये सबसे बड़ा जो स्पूफ है वो है सबसे बड़ा जोक है इन द नेम ऑफ हिस्ट्री। सर अभी आपने बात करी थी कि उस समय जब हमारी सिविलाइजेशन थी तो हमारे पास एडवांस्ड मतलब ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी आपने इस पर बात करी कि वी हैड जो हमारे सी रूट्स थे, जो हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री है वो बहुत ही मतलब बाय एंड लार्ज थी, लेकिन उस चीज़ को भी दबा दिया गया। अभी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल भी क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया इज अगेन वर्किंग ऑन क्रिएटिंग देयर ओन फ्लीट ऑफ शिप्स एंड इस पे हमारी अब सरकार बहुत काम करने जा रही है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उस समय भी और आज के समय भी ट्रेड के लिए सबसे क्रूशल चीज़ है। आज हम इंपोर्ट करते हैं, अगर शिप ही नहीं होगी तो कैसे करेंगे? आप देखिए ये एक बहुत बड़ा चार्ज लगता है भारत की सभ्यता पे, जो हमारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये लैंड बेस्ड सिविलाइजेशन थी, वो लैंड पे ऑपरेट करते थे। जैसे यूरोपियन आए, शिप से हम हार गए। ऐसा पॉसिबल कैसे? आप जब भारत का नक्शा भी देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि वो नक्शा ऐसा बताता है कि वो नॉर्दर्न पार्ट के लिए ठीक है, लेकिन सदर्न के लिए बट बाकी डेक्कन से लेके ऑलमोस्ट नॉट सदर्न, इवन बंगाल तक, हाँ पूरा मतलब दैट द होल 75% ऑफ आवर टेरिटरी इंडिया इज क्लोजर टू सी। और तो इसीलिए ये नहीं बनता। और अब तो अब रिसर्च ये बोलता है, इनफैक्ट आपको ये संजीव सान्याल जी ने उस पर लिखा भी है अपनी पुस्तक में, अच्छे से डिटेल किया। एक नई पुस्तक आई है सुभाष काक साहब की, 2 साल हो गए वो, आइडिया ऑफ इंडिया करके बुक थी, आइडिया ऑफ भारत। उसमें उन्होंने किया कि हमारी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी टिल 15th सेंचुरी AD यूरोप से आगे थी, बहुत आगे थी। सो क्यों आगे थी भाई? हम वहाँ क्या शिप बना के बस सो जाते थे? नहीं, हम यूज करते ट्रेड करते थे। और आप डिटेल देखिए तो इंटायर जो हमने, यदि मान लीजिए हम तो बार बार चोला एम्पायर का बात करते हैं, किस तरह श्रीविजय को उन्होंने जीता जाके, ऑलमोस्ट लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, दैट रीजन, वहाँ तक पहुँच के उन्होंने जीता। बड़ा बहुत डेयरिंग एक्सरसाइज था। इतना दूर आपने उस समय
आपने कैसे प्लान किया और स्विफ्टली सारा जीत के वो आ गए। हाँ, और कोई स्विम करके थोड़ी गए होंगे, शिप से हाँ, शिप से गए। और नॉट जस्ट दैट, अब एक और कहानी है, वो कहानी इनफैक्ट वो भी विक्रम ये संजीव सान्याल अपनी दूसरी पुस्तक में बोलते हैं। इट्स अबाउट कि जब पल्लव राजा एक प्रॉब्लम हुआ, राजा मर गए और उनकी कोई संतान नहीं थी, तो अब हुआ कि अब राजा कौन बनेगा। तो क्या हुआ था, 2-3 जनरेशन पहले उसी परिवार से कुछ लोग देश छोड़ के साउथ ईस्ट एशिया चले गए थे, कंबोडिया चले गए थे। तो हुआ कि भाई ये गया है, पता लगाया जाए कि वहाँ से कोई बच्चा है क्या। तो लगा कि हाँ, कंबोडिया में राजा बना हुआ हो। तो ये इसे रिटन हिस्ट्री, इट्स नॉट अ मिथ। तो ये लोग वहाँ भेजते हैं और वहाँ 3 भाई होते हैं, जो यहाँ से लोग गए थे उनके बेटे उटे हो गए, तो 3 भाई होते हैं। सो फर्स्ट 2 ब्रदर से मना, पहले 2 भाई ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे भाई, इंडिया में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। छोटा वाला था, बहुत यंग था, वो एग्री हो गया और नंदी वर्मन 2 बन के यहाँ राजा बना। वो शायद 70 या कितने साल तक शासन किया। अच्छा। और पल्लव साम्राज्य का सबसे बड़ा राजा बना वो। तो आप देखिए कि हम कंबोडिया में उस समय हमारे लोग थे। अब ये जापान के जो टेम्पल्स में अभी भी टेम्पल्स हैं जिसमें कि सरस्वती की, वरुण की, मित्र की पूजा होती है। उनकी मंदिरें हैं। इनफैक्ट कंबोडिया में भी कितने सारे हिंदू मंदिर हैं। मतलब जापान तो और आगे चला गया। हाँ, बिल्कुल। तो आप वहाँ चले जाइए तो वहाँ अभी भी, और ये वैदिक गॉड्स हैं। ये हमारे यहाँ भी उनके मंदिर नहीं मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। बिल्कुल। आप ऊपर चले, सेंट्रल एशिया में चले जाए, मंगोलिया, तो मंगोलिया में अभी जो उनका जो फ्लैग है, ध्वज है, उसमें शिव का त्रिशूल है। और आप देखिए, एक जो मीथ बताई जाती है, जिसे डेलिम्पल भी फैलाते हैं, अब इनकी नई बुक में लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं, उसके थ्रू फैला है कि बुद्धिज्म हमारे लिए बुद्धिज्म हिंदुइज्म सेम है भाई, हम दोनों प्यार करते हैं। बट वो बुद्धिज्म को आया करके हिंदुइज्म को दबा रहे हैं। दिस इज वेरी स्मार्ट टैक्टिक, एक पे दूसरे को टारगेट करने वाली बात। तो वो एक जो थ्योरी वो कराते हैं कि बुद्धिज्म वेंट टू सेटल एशिया, ऑल दिस प्लेसेस। सच्चाई ये है, जो आप डीपली पढ़ेंगे तो एक्चुअली हिंदुइज्म सब जगह गई थी पहले, और हिंदुइज्म पहले गई है, और बुद्धिज्म वहीं गया जहाँ हिंदुइज्म गई थी, जहाँ सनातन ट्रेडिशन बन गया था, वहीं पे बुद्धिज्म गई। और मैं मंगोलिया वाली कहानी भी बताऊँ। मंगोलिया में एक जो वहाँ की जो ट्रेडिशन है वो है कि वहाँ का राजा पहले बुद्धिस्ट था, पहले वहाँ शैव था, और उसको एक सपना आता है, और भगवान शिव आके बोलते हैं कि तुम बुद्धिस्ट बन जाओ, एंड राजा बनता है, तो फिर सब बन गए। Of course. So, उसके बाद वो बुद्धिस्ट हुए। वो ट्रेडिशन है, मतलब पहले वहाँ शैव थे, तभी तो मतलब ट्रेडिशन का कोई वैल्यू तो वहाँ होगा। और आप देखिए तो ना, आप शिवलिंग आपको तुर्की में मिलता है, आजकल मिल रहा है, आपको इराक में मिल रहा है। सो ऑल दिस प्लेसेस हैड। और हमारा जैसे एक अमेरिकन हिस्टोरियन, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सेंट्रल एशिया 1700 BC से ले 400 AD तक सेंट्रल एशिया वाज संस्कृत स्पीकिंग प्लेस। यस, आपने लिखा है इसमें बुक में। तो संस्कृत स्पीकिंग प्लेस यदि वो है, तो मतलब हम तो वहाँ थे, हम तो सिकुड़ गए। वो क्या हुआ, इस्लामिक अटैक हुआ, कट गया। और जब आपके होता है कि जब आपको अपनी जान बचानी होती है, तो पहले आप जान बचाओगे ना। बिल्कुल। आप संस्कृति और चीज़ें तो बाद में देखोगे। बिल्कुल। तो हम उसमें बहुत चीज़ भूल गए, बहुत चीज़ सिमट गए। बट हाँ, जो भी है, फिर भी हम ही इकलौते हैं जो कि म्यूजियम में नहीं है, सिविलाइजेशन स्टेट जो कि म्यूजियम में नहीं है। और सब जो हमारे साथ सही बात है, जो सिविलाइजेशन, जो हमारे ब्रदर सिस्टर्स थे, सब तो म्यूजियम में। यही पावर है हमारे सनातन धर्म की। इसमें आपने अशोक की भी बात करी, और आपने लिखा कि वाज अशोका रियली दैट ग्रेट। इसका आप इलैबोरेट करके बताएंगे? कि हमारे देश में एक अच्छी परंपरा रही है। हमारे हिस्टोरियन बोलते हैं ना कि भारत में एक सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। मैं बोलता हूँ भारत में एक अलग तरह की सेंस ऑफ हिस्ट्री है। हमारी वेस्टर्न सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। बट हम वेस्टर्न नहीं है ना भाई, हम ईस्टर्न है, लेकिन हमारी सेंस ऑफ हिस्ट्री है। आप देखिए हमारे गांव में, हमें याद है, हमारे लोग बोलते हैं तू राजा भोज हो, गंगू तेली क्या मंत्र, यानी दिस लाइक व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक गंगू तेली व्हेन यू कैन बी राजा भोज। सो मतलब राजा भोज वाज वन रूलर। आज से almost 1100-1200 years ago was ruler in central India. परमार रूलर थे वो। राजा भोज 2-3 हुए हैं। ये परमार राजा थे, उनकी बात हो रही है। उनके चूंकि वो इतने दानी थे और इतना उन्होंने काम किया, और वो कोई बहुत बड़े साम्राज्य नहीं था उनका। साम्राज्य बहुत यानी कंपेरेटिवली ठीक था, बट इट वाज नॉट लाइक अशोकास। बट इतना उन्होंने काम किया था कि वो याद रह गए। आज भी गांव में गंगू तेली, राजा भोज गंगू तेली की कहावत होती है। सो हमारी जो ये जो ट्रेडिशनल है,
वो है हमारी हिस्ट्री पावर, ये है। और हमारे यहाँ राम और कृष्ण को और वाल्मीकि को तो हम कभी ना भूल पाए, बिल्कुल। लेकिन हम अशोक को क्यों भूले? क्योंकि अशोक हमारे ट्रेडिशन के साथ नहीं मैच करते। हमारे जो आइडियल किंगशिप होता है उनके साथ नहीं मैच करते। एक जो राजा, एक जो धार्मिक राजा, धर्म का मतलब यहाँ मैं राइटियसनेस बोल रहा हूँ, धर्म हमारा रिलीजन इज नॉट द राइटनेसनेस। तो धार्मिक राजा जो था वो अशोक हमारे हिसाब से नहीं था, तो वो भूल गया। वो प्रिंसेप का भला बिकॉज ही किल्ड नॉट जस्ट दैट, सी सो मेनी। आप देखिए, लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत लिबरल था, तो कौन लिबरल नहीं था? अशोक के जो दादा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और वो थे जैन। उनका बेटा जैन थोड़े हुआ, उनका बेटा जैन नहीं था। उनका और वो कुछ और था, वो उसका नाम ये क्या होते हैं, ही वाज क्लोजर टू हिंदूज, बट एक और था। और उनके बेटे अशोक हुए, वो बौद्ध हुए। सो हमारे में जो ट्रेडिशन था कि भैया यू कैन हैव योर रिलीजन, आपको किस रिलीजन मतलब जो भी आपकी आस्था है, आपकी पर्सनल आस्था है। और अशोक ने तो उल्टा किया, अशोक ने तो काइंड ऑफ बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ आपकी जो अपनी आस्था थी ना, आपकी अपनी आस्था है, आप किसी और को नहीं बोलोगे भाई क्या करना है, लेकिन उन्होंने अशोक ने तो प्रमोट किया कि भाई ये मेरा विदाउट सेइंग एनी वर्ड्स, ये मेरा नेशनल रिलीजन बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को आप प्रमोट कर रहे हो, भेज रहे हो। तो ये हमारा जो इंडिक जो ट्रेडिशन है उसके साथ मैच नहीं करता ना, ये तो मोर लाइक अब्राहमिक रिलीजन से मैच करता है ना। तो एक ये हुआ। दूसरा हुआ कि अशोक के बारे में मिथ मेकिंग होती है कि अशोक मतलब बहुत अच्छी कहानी है वो, कि मतलब ये कलिंग की लड़ाई हुई और 1.5 लाख लोग मर गए और अशोक से रहा नहीं गया और वो बुद्धिस्ट बन गए। वो बुद्धिस्ट ऑलरेडी थे। हाँ, यस आई नो दिस, बुद्धिस्ट फॉर मेनी इयर्स। और जो बुद्धिस्ट बन के उन्होंने कलिंग में लड़ाई करी। और उसके इनफैक्ट उसके बाद भी, जब वो बहुत सालों बाद वो इनफैक्ट अपने जो रॉक एडिक्ट लिखते थे ना, रॉक एडिक्ट में उन्होंने वार्निंग भी दिया था अपने ट्राइबल लोगों को और लोगों की, तेरी तुम दुष्टता करोगे या कोई गलती करोगे तो आई एम गोइंग टू पनिश यू। सो मतलब उनके बहुत सारे रूप थे। बेसिकली हुआ क्या था ना कि ही, जो मैंने अपने पुस्तक में लिखा भी है कि नेहरू अशोक को नेहरू बहुत पसंद थे। नेहरू की नज़र में अशोक बहुत आइडियल रहा था। ओके। सो नेहरू इनफैक्ट अपनी लेटर में, अपने पत्र में अपनी बेटी को जब वो लिखते हैं इंदिरा गांधी को, तो नेहरू के बारे में अशोक के बारे में बहुत बड़ा लिखते हैं और बहुत उनके बारे में बहुत यूटिलाइजिंग लैंग्वेज है, बहुत अच्छे लैंग्वेज की, उससे बड़ा राजा कोई नहीं था। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, तो उनके लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाए, समझ गए। तो इट वाज आइडिया ऑफ नेहरू जिसने अशोक को इतना बड़ा ग्रेट वाला आवरण दिया, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में वो ग्रेट नहीं थे। हमारे ट्रेडिशन में उन्होंने बहुत इंडिक ट्रेडिशन को तोड़ा, वो एक विचारधारा को आगे बढ़ाते थे। ये बातें भी अभी निकल के आ रही है, यू नो, कि ही वाज ऑलरेडी अ बुद्धिस्ट व्हेन ही killed 1.5 lakh। एक और चीज़ सर, जिसमें आपने इसमें मुगल हिस्ट्री की भी बात करी कि वह मुगल्स एज ग्रेट एज दे आर प्रोजेक्टेड बिकॉज दे हैव बीन प्रोजेक्टेड इन सच अ सुपीरियर वे, अगेन नॉट जस्ट इन आवर बुक्स, इवन इन द मूवीज। मुगले आजम, जोधा अकबर, मतलब अकबर को जो ऋतिक रोशन ने पोर्ट्रेल करा और अकबर जो एक्चुअली में दिखता था, मतलब उसी से एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यू नो हाउ फॉर द सेक ऑफ आई डोंट नो इवन व्हाट why they have been projected as such heroes। and in a way मेरे को ऐसा फील होता है, जब मैं स्कूल में था तब तो नहीं, तब तो जो किताब में है आप पढ़ोगे, बट जब आप अब व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऐसा लगता है कि एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी मुगल्स में दिखाई गई हमें, और जताई गई और बताई गई कि उनका खाना, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके कपड़े, उनका अंदाज, सब कुछ इज fantasized is the word। सही बोला, you know, fantasized, but in reality it was not the case। idea was to project that, you know, that only Mughals can rule। जैसे ब्रिटिश बोलते थे कि ब्रिटिश कैन रूल, ओनली वाइट रेस कैन रूल। सो आइडिया था मुगल को बड़ा करने का, ग्रेट करने का रीजन यही था कि हिंदूज आर इनकेपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ, दे नीडेड ए मुगल एम्पायर एंड मुगल डिड दैट। और मुगल कितने लिबरल थे, आप देखिए किस तरह से मीट मेकिंग होती है। हाँ नहीं मतलब आप ठीक है, आप अकबर तक चले जाएं, लेकिन अब तो हो गई, मुगल तो ग्रेट हो रहा है,
हाँ। और इनफैक्ट मैं बचपन में, मुझे अभी याद है जब मैं पढ़ता था बाबर के बारे में, तो बाबर तो मुझे बेचारा इतना अच्छा बाप के रूप में लगता था कि बेचारा बेटा बीमार हो गया तो उसने बोला मुझे भी मार दो, मैं मेरी जान उसे दे दो। बाबर वॉज नॉट जस्ट दैट, बाबर एक बाप ही थोड़े था, उसने वो लोग हिंदुओं को मार के उसका वो जनेऊ के पहाड़ बनाते थे ये लोग। हाँ, सर काट के उसका पहाड़ बनाता बनाते था, वो इस तरह करता था। तो उसके बेसिकली सलमान रुश्दी ने एक बाबरनामा का इंट्रोडक्शन, उसने इंग्लिश में था, उसके इंट्रोडक्शन में लिखा भी था कि बाबर के दो रूप थे। वो अच्छे समय में अच्छा होता था, लेकिन जब वो मुसलमान वाले रूप में आता था, देन ही कैन बी गाजी, वो अपने को गाजी मानता था, एंड ही टू डू एवरीथिंग जो गाजी करेगा, और वो गाजी वाला रूप था। तो ये रूप हमें नहीं दिखाया गया, हमें वो अच्छा वाला रूप दिखाया गया। और अकबर के बारे में भी, यानी अकबर के बारे में मैं ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि अकबर एक डेफिनेटली बहुत ही सुलझा हुआ राजा था, और बहुत ही समझदार था। वो अनपढ़ था, ही वाज इलिटरेट, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ जाता था कि क्या हाउ थिंग्स वर्क, और अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेता था। वहाँ वो रिलीजन को या फैनेटिज्म नहीं लाता था, जो कि औरंगजेब ला दिया, लेकिन अकबर नहीं लाता था। हाँ। तो उसे अकबर को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि पहली बात कि इस देश में यदि अपनी साम्राज्य को बचाना है तो ही नीड सपोर्ट ऑफ हिंदूज, इफ नॉट ऑल ए सेक्शन ऑफ देम। तो उसने क्या किया कि कुछ राजपूतों को मिला लिया, कुछ मंदिर बनवा दिए, मंदिर तो उससे डायरेक्टली ना भी बनवाया, लेकिन क्या राजपूत लोग बनाए, राजपूत के साथ थे। लेकिन ये था कि राजपूत के साथ उसने अलायंस से शादी करी की, अमेरिका राजा हुआ और लोग हुए, तो उनकी लॉयल्टी आ गई। और ओवर द इयर्स क्या हुआ, फिर भी वो कम्प्लीटली वो नहीं था, ही डिडंट स्टार्ट ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन जो उसके राज्य में जो नेक्स्ट 20 साल उसने जो अपने एक्सपीरियंस किया, तो उसने देखा कि उसके जो अपने मुस्लिम जो उसके मंत्री थे और सेनापति थे, वो कभी न कभी उस पर वो कॉन्स्पिरेसी करते थे, और अल्टीमेटली जो राजपूत उसके जो मित्र थे वो बचाते थे। तो उसे समझ में आया कि देखो यार, बचना यहाँ है तो इसे मित्रता करनी पड़ेगी, और देन ही बिकम कन्विंस्ड। सो ही वाज वेरी प्रैक्टिकल, और उसके लिए उसको क्रेडिट देनी चाहिए। पर उसके आगे पीछे तो कुछ नहीं है, उसके आगे पीछे सब बारबैरिक किलर्स जैसे जहांगीर आया तो उन्होंने तो 5वें सिगुरु को मरवा दिया, अर्जुन देव को मरवाया, और उनका बेटा तो उससे भी बड़ा था। आप इस पुस्तक में मैंने वर्णन किया है कि जब ये ताजमहल बन रहा था, अब ताजमहल कितना उसने बनवाया, कितना उसने बस उसको निखारा है गॉड नोज, उस समय बहुत वो था, फैमिन आया हुआ था, और फैमिली में बहुत लोग मरे, और वो कुछ नहीं किया, he did nothing। ये दिया हमें तो बस वो ये दिखाया जाता है कि वाह अपनी वाइफ को देखे उसने ताजमहल बना दिया, और हम चले जाते हैं देखने के लिए। उस समय कितने लाखों लोग मरे हैं, सही बात है। वो डिटेल मैंने अपने पुस्तक में वर्णन किया कि लोग मरते गए और कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया, जस्ट लेट इट गो। वो जो काम चर्चिल ने 1940 में किया, 40-41 में, वो एग्जैक्टली वही काम शाहजहां ने किया। और औरंगजेब की तो बात ही करना बेकार है, वो तो खैर खुद वो तो खुद ही बोल के किया कि भाई मैं करके करूंगा, बिल्कुल वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। अगेन इसमें भी वो जो मैंने फैंटेसाइजिंग वाली बात बोली ना, कि जो हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं, कभी इस किलिंग की, मतलब व्हेन दे टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर, इट इज ओनली फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ वाओ, यू नो। इवन मैंने एक शो देखा था सर, राजा रसोई और अन्य कहानियां, नेटफ्लिक्स पे, पुष्पेश पंत जी थे उसमें, और भी काफी सारे थे। तो मेरे को, आई एम अ फूडी, तो मुझे वो शो देखना बहुत अच्छा लगता है। सारे एपिसोड, सारे सीजन्स देखे मैंने उसके। उसमें भी जितने हिस्टोरियंस आए, मतलब जब जैसे मुगल एम्पायर की बात हुई, जैसे उनके अंदर ना, जैसे नहीं क्या निकला है। शायद वो सपोर्टिव भी ना हो, लेकिन जैसी इसकी बात हुई, एकदम उनकी आंखें स्पार्कल करने लग जाती है। लेकिन कभी भी किसी हिस्टोरियन को पिछले कुछ साल, मतलब जो भी बोलो, जो भी प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस रहे, एक जो गैंग बोलो, उन्होंने कभी भी इस मुगल एम्पायर की नेगेटिव्स को आगे दिखाया ही नहीं। क्यों उनकी किलिंग्स छुपाई गई? बिकॉज वही था, उनको ये था कि मतलब इसमें कहाँ से कम्युनिज्म आ गया, मतलब ये मेरे को समझना है कि ये भी क्यों छुपाया गया, कि यार ये तो अगर आप बेसिक ये तो बता ही सकते हो ना कि यार ये सही था और ये गलत था, इन्होंने ये मारा और ये टिपिकल यहाँ भी एक लेफ्टिज्म का और नेहरूविज्म का स्पेशली एक वो है, अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस्लाम की जो भी बर्बरता है उसको ना दिखाएं,
उनको ये लगता है कि यदि हम महमूद गजनी ने या औरंगजेब ने कुछ किया है तो वील स्टार्ट, हम आज के लोगों को जज करेंगे, आज के मुसलमान को जज करेंगे। बहुत गलत सोच है। हम क्यों जज करेंगे? हम इनफैक्ट ये सोच के वो आज के मुसलमान को वो जज कर रहे हैं कि यार औरंगजेब ने किया है तो इनकी गलती है। इनकी गलती नहीं है भाई, ये उसने किया, और हमें दोनों को अलग रखना चाहिए। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई जो हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में जो ट्रुथ है वो ट्रुथ आनी चाहिए पहले, बिल्कुल। और रिकॉन्सिलिएशन की बात उसके बाद होती है। पहले ट्रुथ आती है फिर रिकॉन्सिलिएशन। और ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं पहले रिकॉन्सिलिएशन कीजिए, ट्रुथ मत कीजिए। ट्रुथ बोलेंगे तो रिकॉन्सिलिएशन नहीं हुआ। बिना रिकॉन्सिलिएशन, जब तक आप सच्चाई नहीं जानेंगे आप कैसे आप रिकॉन्साइल करेंगे चीज से? जब तक आपको पता ही नहीं। यही प्रॉब्लम है। और इसी कारण उनको लगता है कि हम यदि मुगल को अच्छा दिखाएं तो हम इस पर्टिकुलर धर्म को अच्छा दिखाएंगे, आज के मुसलमान को अच्छा दिखाएंगे। यस, और इससे फिर सद्भावना बढ़ी। ये नेहरू का सोच था। नेहरू का सोच अच्छा था बट बहुत ही चाइल्डिश था, बहुत ही स्टूपिड था इन दैट वे। ऐसा होता नहीं 100%। जी। तो इसी सोच में, और इसने बहुत हर्ट करा हमारे देश को। इस सोच ने, मतलब आज भी मैं तो बड़े ओपनली इसके बारे में बात करता हूँ सर, कि लाइक जितने मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी है, मतलब ज़्यादातर तो मैं अपने दोस्तों की बात करूँगा आउट ऑफ द वे ना जाके, कि मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि जैसे वही चैप्टर 9 वर्स 5 जो मेरे अंदर की, मतलब एक पहला वो याद आता है कि मैं तो उनको भेजता भी हूँ कि यार तुम्हारा कोई टेक तो बताओ मुझे इसके ऊपर। आई वॉन्ट टू नो योर टेक, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा अपने खुद के रिलीजन के बारे में तो आप उसको क्वेश्चन कैसे करोगे? और जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आप मॉडर्नाइज नहीं हो पाओगे। आप आज की जिंदगी में उन चीजों को लेकर नहीं चल सकते हो। अखिल, सबसे बड़ी बात है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डील नहीं करोगे, प्रॉब्लम जाएगी नहीं। बिल्कुल। हमने क्या किया कि हमने बोला कि नहीं यार, दे विल गेट ऑफेंडेड एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई मीन बिकॉज हम ऑफेंड नहीं करना चाहते, इसलिए हम बहुत बातें अंडर द कार्पेट डाल देते हैं। वो अंडर द कार्पेट डालना ही गलत है, क्योंकि उसी से एक चेंज आना चाहिए वो कभी आएगा नहीं। और इसका साइड इफेक्ट होता है। आप देखिए, हिंदूज आल्सो रिएक्टिंग ना, या सेक्शन ऑफ हिंदूज आल्सो सीइंग ये हो क्या रहा है भाई। डेफिनेटली ये वन वे सेकुलरिज्म तो नहीं होता है ना। चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आई मीन यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू से आउट व्हाट यू फील लाइक। दैट्स व्हाट freedom of speech in its true essence is. Exactly. And that's how we can sort out the problem. We should not see, I always believe that जो औरंगजेब ने किया है या जो महमूद गजनी ने किया, this can't be put on today's Muslim. आज के मुसलमान का अपना वो है, वो आज वो देखेंगे उन्होंने गलत किया, लेकिन हाँ यदि हम वो गलत उनको आज दिखाएंगे और समझाएंगे वो गलत था तो शायद वो समझ जाए कि नहीं यार वैसे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। बट हम यदि बोले कि हाँ भाई औरंगजेब तो ठीक था यार, जो ऑडिट उसकी बोलती है, तो यार यहाँ कुछ एलिमेंट तो जो उर्दू पढ़ते हो तो पढ़ेंगे यार, औरंगजेब तो मंदिर तोड़ा था तो ठीक था, तो ठीक है फिर आज हम तोड़ेंगे जी, फिर से तोड़ेंगे। मतलब यू आर गिविंग ए रॉन्ग मैसेज। एंड प्लस नाउ अदर साइड इज आल्सो सेइंग कि आप तो यार आपकी सेकुलरिज्म बस एक तरफ ही जा रही है। सो दिस इज आल्सो काउंटर उसका हो रहा है। ऑल्सो बड़ा डिबेट आया था कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी होगी या जो हमारे अब टेक्स्ट बुक्स है उसमें से हटाया जाए इस्लामिक हिस्ट्री को, मुगल हिस्ट्री को, नॉट इस्लामिक हिस्ट्री, मुगल हिस्ट्री। तो मैं हमेशा इसमें यही कहता हूँ कि यार हटाना तो सबसे गलत चीज है, आपको उसको करेक्ट करके सही बताने, जो हुआ है वो बताओ। पढ़ाओ आज के बच्चों को, आप मुगल्स के बारे में जरूर पढ़ाओ लेकिन सही पढ़ाओ। हटाने का मतलब कि आपने तो फिर बिल्कुल ही सारी हिस्ट्री और ये ऑफेंडेड वाली फिर तो मतलब फिर तो हम रावण के बारे में बोला बंद कर दें, सम सेक्शन में ऑफेंडेड, फिर हम तो सब ऑफेंडेड हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सर इसमें एक और आपने चीज की बात करी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, डिड दे गेट इंडिया फ्रॉम द मुगल्स और द मराठास? इसमें विदाउट डाउट मराठास। आप देखिए मुगल इनफैक्ट जब औरंगजेब मरे थे 1707 में, तो उसी समय उनकी जो उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। औरंगजेब ने अपने 26 साल अंतिम 26 साल दक्षिण में बिताए थे, डेक्कन में। और 1581 में हो गए, 2 साल 1579 में शिवाजी का डेथ हुआ 1780 में। उसके बाद वो इमीडिएटली चले गए डेक्कन, थिंकिंग दैट शिवाजी नहीं है तो मैं ख़त्म कर दूंगा, 2 साल में ख़त्म करके वापस आ जाऊंगा। और वहाँ गए एंड ही कुड नॉट रिटर्न। 26 साल तक वो वहाँ लड़ते रहे। और लास्ट में युद्ध का मैं आपको जो आप जनरल सरकार का आप पढ़िए डिटेल इसमें, वो ऐसी थी कि ये लोग इतने थक गए। और मराठा और इनका जो मुगल आर्मी होती थी ना, बड़ी हैवी होती थी,
धीरे धीरे हाथी तरह चलते थे। और मराठा रियलाइज इट ओवर द इयर्स That they are slow. कि ये स्लो है और हम जीत तभी सकते हैं हम फास्ट होंगे। सी हमारी अधिकतर लड़ाई हम क्यों हारे थे, हम हाथियों पे सवार रहते थे। जी 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 जी। हम हाथियों पे रहते थे, हमारे राजा ऊपर बैठ जाते थे पागल की तरह, या वही मारो मुझे, प्रैक्टिस करो। वो अग्रेशन नहीं थी, एमिंग प्रैक्टिस करो मेरे ऊपर। तो सब ये तो वो थी, वो धार्मिक वार करते थे। उसमें था कि भाई राजा को क्यों, भाई ऐसे नहीं मारना है, रात में युद्ध नहीं करना है। तो एक वार का भी एक प्रिंसिपल था, वो ये नहीं मानते थे ना, गुरिल्ला वॉरफेयर आ गया था वो। तो इनिशियली दे टू डू दैट, जो मैंने इस्लामिक मुस्लिम फोर्सेस केम इनिशियली, वो ऐसे ही लड़ते थे। शिवाजी ने और उससे पहले महाराणा प्रताप ने यही टैक्टिक अपनाई। दे गेव देम व्हाट, जो मुसलमान दिया करते थे इन्होंने उनको वापस दिया। इन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक किया। और यहाँ 100 साल शासन करने के बाद, 1 साल करने के बाद, वो मुगल अब टिपिकल हिंदूज की तरह बिहेव करने लगे, हम धीरे धीरे चलना, हाथी पे चलना, ये काम। सो दे हैव टू कम वेरी फास्ट। और लास्ट में वो इतने थक जाते थे कि वो देख रहे हैं कि मराठास आ रहे हैं लाइक हरिकेन, और आके मारते काटते निकल गए, और ये कुछ नहीं करते थे। इतना आप टायर्ड हो गए 26 साल में। और वो आप पढ़िएगा, जो सरकार की पुस्तक में है, वो डिपिक्शन है ना, आपको दिखेगा सामने, जो हॉलीवुड फिल्म होता है ना कि घोड़े में चढ़ते आ रहे हैं। सो वो मारा निकल गया, वो ये लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ क्यों आ रही है यार, जाने दो यार, रहने दो। सो द सेंस ऑफ जो आप गिव अप कर देते हो। सो जब तक औरंगजेब मरा तो वो गिव अप वाली सेंस आ गई थी। और उसने अपनी विल में लिखा था, उसने बोला कि मेरे बेटों से, तीनों बेटों को उसने बोला कि आप एम्पायर को बांट लेना, लड़ना मत। मैं लड़ गया था, गलती थी मेरी, आप लड़ना मत। और उसने बोला कि मुझसे बहुत गलती हो गई है, अब एम्पायर को बचाना मुश्किल है। बाद में कुछ थी, तो ये 1707 में हो गया था। विद इन 30 to 40 ईयर्स जो मुगल एम्पायर था वो दिल्ली से पालम तक ही था, जो आप जहाँ रहते हैं इसे और 10 किलोमीटर जोड़ लीजिए, यहीं तक का दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, जो मुगलिया सल्तनत इतना ही था। और आप, और ये उसके बाद पूरा मराठा ने किया। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा, जब नादिर शाह भारत में आया, जो तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो मुगल क्यों नहीं गए थे लड़ने के लिए? क्योंकि इस देश में मुगल नहीं थे, उसमें मुगल नहीं कर रहे थे। वो तो मराठा गए थे ना। जी जी जी, मराठा इसीलिए गए क्योंकि मुगल सही थे। सो मराठा उस समय तक मराठा ऑलरेडी देश मराठा के अंडर में था। वहां से लेके पूरा पंजाब से ऊपर से लेके बंगाल तक पूरा मराठा का था। लेकिन एक और है कि जो मैंने पुस्तक में बोली थी, शिवाजी एक बड़ी अच्छी वो थी। हमने नेवी की बात की, शिवाजी ने बहुत पहले जान लिया था कि यदि आपको एम्पायर बनाना है तो आपको नेवी चाहिए। और शिवाजी की नेवी बहुत स्ट्रांग थी। सो शिवाजी ने एक नेवी बनाई। तो उस नेवी और मराठों का जो लड़ाई था अंग्रेज के साथ, पहले जो युद्ध हुआ वो लैंड पे नहीं हुआ था, वो सी पे हुआ था। एंड स्टार्टेड व्हेन औरंगजेब जिंदा था। 1703 या 4 के करीब में वो युद्ध शुरू हुआ था। और 50 साल से ज़्यादा, 1703-4 से लेके 1755 तक एक बार भी मराठा हारे नहीं थे फिर अंग्रेजों से वाटर में। अच्छा, इतनी युद्ध हुए। इनफैक्ट एक युद्ध में इंग्लैंड एंड ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज, ये दोनों नेवी साथ आई लड़ने के लिए, तभी ये नहीं हारे 50 साल तक। इतना स्ट्रांग था। लास्ट में आपसी कला में इनकी खत्म हुई और आपस में ही लड़ गए मराठा लोग, और वहाँ उनका डिक्लाइन हुआ। तो ये भी एक अपने आप में हिस्ट्री है कि हम सी पे भी हम करते थे, और सी में हमारी अपनी थी कहानी। और इसमें एक और चीज पता लगती है कि आपस में ना लड़िए। नहीं, हम तो भारतीयों आपस में ना लड़िए। आपस में हम बहुत लड़े, हम आपस में लड़े हैं भाई साहब, हम आपस में लड़े हैं, हम बहुत उदार हुए हैं। दाहिर जब था, मोहम्मद बिन कासिम 1712 में जब आता है, तो दाहिर के समय में बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स उधर से रिफ्यूजी बन के आए थे। उनको वहाँ से मार के भगाया गया था, कुछ कारण बस हो, ट्राइबल रीजन हो, कुछ हो। तो दाहिर ने उनको शरण दी थी और उनको आर्मी में रख लिया था। आर्मी सोल्जर ही थे तो आर्मी में रख लिया था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया तो वो सोल्जर ने लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम ठीक है आपने दिया, लेकिन हम धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये चीज़ सिर्फ वहीं, तो दाहिर को फिर मैं माफ़ कर दूंगा, ये चीज़ सिर्फ वहीं नहीं हुई थी जब विजयनगर एम्पायर हुआ। विजयनगर एम्पायर क्यों फॉर्म हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में उसने अटैक किया था, वो कांची तक पहुंच गया था। तो उस बहुत भयंकर अटैक था। तो उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण में बहुत रिएक्शन हुआ इसका। दूसरी बार ही कोई सेना गई थी, मुसलमान की सेना गई थी। पर अलादीन खिलजी गया था, क्योंकि इट वाज मोर लाइक रेड। इसके बाद ये गया था, तो बहुत रिएक्शन हुआ।
तो उसी रिएक्शन में विजयनगर एम्पायर आया था। तो ये जो हक्का एंड बुक्का जो दो भाई थे, इनको मोहम्मद तुगलक लेके गया था बंदी बना के दिल्ली, और उन्हें धर्म परिवर्तन कराया। जब वो वापस आए तो उनको एक साधु मिल गए थे, और उन साधु ने उनको, बहुत दूरदृष्टा थे, उन्होंने इनको धर्मांतरण कराया। तो हमारे में धर्मांतरण भी होता है, धर्मांतरण कराया और यही दिया कि आपको हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। विजयनगर एम्पायर वहाँ से हुआ, और विजयनगर के जो स्थापना हुई थी हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए हुई थी। 100 साल बाद क्या हुआ कि ये सोच थोड़ी सी ढील मिल गई। और क्या हुआ कि क्या होता है, उनकी लड़ाई हमेशा उनकी जो नेबरहुड थी बहमनी एम्पायर, उनसे होती थी। तो और बहुत युद्ध में हार जाते थे, तो इनकी जो बहमनी के पास जो हॉर्स पावर थी ना बहुत अच्छी थी, और घुड़सवार वाली। तो और वो मुसलमान जनरली उसमें एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, शॉर्टकट ले लिया। इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं मुसलमान को ही रख लेते हैं, कौन सिखाएगा हिंदुओं को ये करेगा, तो रख लिया। और इनिशियली बहुत फ़ायदा हुआ, सडनली वो जीतने लगे और बड़ा हो गए। लेकिन जब 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, उसमें जब 5 मुस्लिम राजाओं ने घेर के अटैक किया था विजयनगर पे, तो 3 जनरलों ने, मुस्लिम जनरलों ने, उसी समय जब जीतने वाले थे विजयनगर, ये स्विच कर गए। ओह गॉड। और उसके बाद जो मैसेकर हुआ, महीनों तक विजयनगर को तोड़ा गया है। हम्पी में अभी आप जाएंगे, हम्पी में जो वो रुइंस ऑफ हम्पी आप देखेंगे, यानी आप और वो पढ़ेंगे आप, महीनों तक कत्लेआम हुआ, लूटा गया। सबसे धनी वो एम्पायर था, और बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक। तो हमने 1-2-4 ऐसी मिस्टेकें बार बार की है, करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। चलिए सर, इसी नोट पे मैं ये पॉडकास्ट एंड करूँगा आपके साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा नॉलेज गेन करके कुछ अलग जान के अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ जितने भी व्यूअर्स हैं, ये बुक ज़रूर खरीदिए, बिकॉज ऐसी बुक्स जो अभी हम बात करते कि जो हमारी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करेगी, इनका एक एम है उसको थोड़ा वापस लेके आना, जो सच है उसको बाहर लेके आना। तो आप सब ज़रूर पढ़िएगा, मैं बुक का लिंक शेयर भी कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच उत्पल जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।